नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास आरबीएसई बोर्ड में आज से हम लोग समास शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं समास को कितने सरल ढंग से सीखा जा सकता है। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से समास सिखाने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, 9th क्लास के विद्यार्थी हो आप, इस वजह से आपके स्तर से ही हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए समास शब्द की ये जो उत्पत्ति है इसके बारे में पूछा जाता है कि जो समास शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ध्यान रखिए, समास शब्द सम और प्लस अस और प्लस ए प्रत्यय के योग से समास शब्द बना है। ठीक, जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना या संक्षेपण करना। अब देखिए ये आपको परिभाषा के रूप में भी याद आ जाएगा, यानी कि सम प्लस अस प्लस ए प्रत्यय के योग से समास शब्द बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना या संक्षेपण करना। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा के बारे में तो देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात पदों के बीच में आने वाली कारक विभक्तियों को हटा करके और समास या समस्त पद बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसकी परिभाषा में लिख देता हूं कि यहां समास कहते किसको हैं? तो समास की परिभाषा, तो इसकी समास की परिभाषा क्या रहेगी कि दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बदलने की, दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को समास कहते हैं। अर्थात दो पदों के बीच आने वाली कारक विभक्ति को हटाकर विग्रहित पद का समास बनाया जाता है। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, यानी कि पदों के बीच में क्या आती है? कारक विभक्तियां आती हैं। उन कारक विभक्तियों को हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह भी बोलते हैं। तो जब पदों के बीच में से कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? समस्त पद या समास बन जाता है। तो देखिए परिभाषा बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे कि दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बदलने की जो क्रिया होती है उसे ही हम समास कहते हैं। अर्थात दो पदों के बीच में आने वाली जो कारक विभक्ति या कारक चिन्ह है उनको हटा करके उस विग्रहित पद का हम क्या बनाते हैं? समास बनाया जाता है, समास बनाते हैं। अब देखिए समास में अगर हम बात करें कि समास में कार्य किस तरह से होता है, तो देखिए समास में क्रिया, तो समास में जो क्रिया है वो दो तरह से होती है। समास में दो तरह से कार्य होता है। तो देखिए दो तरह से क्या होगा? नंबर एक जो होता है वह होता है बच्चों समास। इस समास को ही क्या बोला जाता है? समस्त पद, या इसी को क्या बोला जाता है? सामासिक पद। ठीक है, समास समस्त पद या सामासिक पद। इसका मतलब क्या होता है कि जब पदों के बीच में, जैसे उदाहरण समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है,
और आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बच्चे ये पैसे लो और बाजार से जा कर के हवन के लिए सामग्री लेकर आओ। क्या बोल रहे हैं? हवन के लिए, यज्ञ करने के लिए सामग्री लेके आओ। तो आप बाजार गए और वहाँ जा कर के हवन करने की जितनी सामग्री है वो आपने खरीदी और उसे लेकर वापस आए, और वापस आकर आपने अपने पिताजी से बोला, पिताजी ये लो हवन सामग्री। क्या बोला आपने? ये लो हवन सामग्री। और आपके पिताजी ने क्या कहा? हवन के लिए सामग्री लेके आओ। तो हवन के लिए सामग्री और हवन सामग्री, ये दोनों का जो अर्थ है वो सेम है, समान है। लेकिन देखने योग्य बात यह है कि जब पहली बार पिताजी ने ये बात कही कि बेटा हवन के लिए सामग्री लेके आओ, तो उसने उस पद को बीच में क्या लगाया है? कारक चिन्ह लगाया है। लेकिन जब वो पुत्र वापस से वो सामग्री लेकर आ रहा है तो वो क्या कह रहा है? हवन सामग्री। तो यानी बीच में जो कारक चिन्ह हैं उनको हटा दिया गया है। तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब पदों के बीच में से कारक चिन्ह या कारक विभक्ति का लोप हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, या उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहते हैं। तो देखिए, जब किसी पद के बीच में से कारक चिन्ह या कारक विभक्ति का लोप हो जाए तो उसे समस्त या समास, तो उसे समस्त पद, तो उसे समस्त पद या समास कहते हैं। तो उसे समस्त पद या समास कहते हैं। जैसे हमने बोला हवन सामग्री, तो इसके बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं है। जैसे बोला सीतापति, कोई शब्द नहीं है। जैसे बोल दिया आपसे राम पुत्र, तो कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। अब देखिए, इन्हीं को जब हम विग्रह करेंगे तो दूसरे नंबर की जो क्रिया है वो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, जिसे हम बोलते हैं विग्रह, या इसी को हम कह सकते हैं विग्रहित। इसे ही हम क्या बोलते हैं? विग्रहित पद। इसे हम क्या बोलते हैं? विग्रहित पद। अब ये जो विग्रहित पद है इसका मतलब क्या है कि जब किसी पद के बीच में कारक चिन्हों को जोड़ दिया जाए, कारक चिन्हों को जोड़ दिया जाए तो उसे विग्रहित पद कहते हैं। तो उसे विग्रहित पद कहते हैं। अब ये विग्रहित पद जो है बच्चों, अब देखिए, जैसे ये शब्द है हवन सामग्री, इसको आपने बना दिया हवन के लिए सामग्री, तो ये क्या बन गई? कारक चिन्ह लगा दिया, हवन सामग्री। इसी तरह आपने सीतापति का क्या बना दिया? सीता का पति। और इसी तरह आपने बना दिया राम का पुत्र। ठीक, तो इस तरह से ये पद हैं हवन के लिए सामग्री, सीता का पति
और राम का पुत्र। इस तरह आप लोग ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर आपको समास सीखने हैं और आप चाहते हो कि आगे भी क्लासों में आप समास का टॉपिक कभी भूलो ना, तो ये दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर ये दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपको कोई समस्त पद यानी समास दिया जाएगा और उसका विग्रह करवाया जाएगा, या फिर कोई विग्रहित पद दिया जाएगा और उसका समास करवाया जाता है। ये दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार एज इट इज इसी तरह आपको अपने रजिस्टर में नोट करने हैं ये, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं समास के भेद कितने हैं। समास के भेद कितने हैं, समास कितने होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए, समास के भेद की जब बात आती है तो बच्चों इसमें कई तरह की संख्याएं आपके सामने आ जाती हैं। आप देखते हैं समास के 4 भेद भी होते हैं, 6 भी होते हैं। तो हम 6 और 4 को कैसे समझें कि 4 हैं या 6 हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि हिंदी के अंदर समास के 6 भेद होते हैं, यानी समास के कितने भेद माने जाएंगे, 6 ही माने जाएंगे। किंतु अर्थ की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो अर्थ की दृष्टि से समास के जो हैं वो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं, 4। लेकिन अगर आपसे वैसे पूछा जाए भाई हिंदी में समास कितने होते हैं, तो हिंदी में समास 6 होते हैं। कितने होते हैं, हिंदी व्याकरण में समास के प्रमुख 6 भेद माने गए हैं। अब देखिए यहां लिख देता हूं, समास के भेद हिंदी व्याकरण में समास के प्रमुख 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, कितने भेद माने गए, 6। अब ये 6 कौन कौन से हैं, आप सब जानते हैं। नंबर 1 कौन सा है, अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पर है तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पर है कर्मधारय समास। चौथे नंबर पर है द्विगु समास। 5वें नंबर पर है द्वंद्व समास। और 6ठे नंबर पर है बहुव्रीहि समास। ऐसे समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि अर्थ की दृष्टि से, तो ध्यान रखिएगा, अर्थ की दृष्टि से समास के भेद, तो अर्थ की दृष्टि से समास के, अर्थ की दृष्टि से समास के 4 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, सबसे पहले अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से इसमें दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता होती है, इसमें प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तीसरे नंबर पर है द्वंद्व समास। ये जो द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है।
इसमें दोनों पदों के प्रधानता होती है। और नंबर चौथा है बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। तो ध्यान देखिए, अर्थ की दृष्टि से समास के 4 भेद माने जाते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब बाकी के बच कौन से गए? एक तो कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। तो ये जो कर्मधारय जो द्विगु समास है, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। अतः अर्थ की दृष्टि से समास के कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं। तो आप यहाँ इस तरह से नीचे की साइड में बिल्कुल इसके बाद में एक नोट डाल लेना। नोट क्या लिखना है आप लोगों को? इस तरह से आप एक नोट डालकर लिखना कि कर्मधारय एवं द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। अतः अर्थ की दृष्टि से समास के 4 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से समास के 4 भेद होते हैं, यानी कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इसलिए अर्थ की दृष्टि से समास के कितने भेद माने गए हैं? ये 4 भेद माने गए। तो एक बार आप इसे लिख लीजिए और हम लोग पहले समास की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। देखिए, अव्ययीभाव समास को आप बड़े आसानी से सीखेंगे और बहुत अच्छे से ये आपको याद भी रहेगा। बिल्कुल सरल ढंग से मैं आप लोगों को ये टॉपिक जो है सिखा रहा हूँ। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? यानी जिस समास में पहले पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। और ये समस्त पद भी एक अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होता है। अव्ययीभाव समास में जो शब्द बनते हैं वो अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। अव्यय का मतलब हो गया कि ऐसे शब्द जिनमें कारक, लिंग, वचन, काल के अनुसार क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट नंबर पर, जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। अब संस्कृत में अगर देखें तो इसका सूत्र होता है पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययीभाव समास है। अर्थात जिस समास में प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जिस समास में प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग पॉइंटों में लिख रहे हैं बातें कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, पहली बात। दूसरे पे क्या ध्यान रखना है कि इसमें प्रथम पद कोई अव्यय या उपसर्ग होता है। इसमें प्रथम पद कोई अव्यय या उपसर्ग होता है तथा समस्त पद अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होता है। समस्त पद जो है उसे भी अव्यय की तरह ही वो प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम ध्यान रखेंगे कि ये जो अव्ययीभाव समास है इसे हम नाम पद अव्ययीभाव समास के नाम से भी जानते हैं। यानी जिस समास में शब्दों की आवृत्ति हो जाती है, शब्दों की आवृत्ति यानी कि दोहरान, शब्दों की आवृत्ति यानी दोहरान होने पर
अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए मैंने यहाँ आपके सामने 3 चीज़ें लिखी हैं और इन तीनों चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करें कि जब भी कोई समास पढ़ेंगे उसमें 2 पद होंगे, यानी शब्द निर्माण की जो 4 इकाइयाँ हैं, शब्द निर्माण की जो 4 इकाइयाँ हैं जिसमें प्रत्यय, उपसर्ग और संधि, समास, ये 4 जो हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है। यानी हमें नए शब्द बनाने हो तो इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो हमारे कोर्स में शब्द निर्माण की ये जो इकाई है समास, ये है, इसमें हम जब भी नए शब्द का निर्माण करेंगे तो भाई 2 शब्द का मिलान होगा। उन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अभी वाक्य जब पढ़ाए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, किसी भी वाक्य के अंदर जब शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग में लिया जाता है तो वो क्या कहलाने लग जाते हैं? पद कहलाने लग जाते हैं। तो समास हमेशा ये ध्यान रखना, एक पद में, सिंगल पद में कभी नहीं होगा। संधि जो है वो भी एक पद में नहीं होगी, प्रत्यय, उपसर्ग ये भी एक पद में नहीं हो सकते, ये हमेशा 2 पदों में ही होंगे। ठीक है, 2 पदों से मिलकर ही एक नया पद बन रहा है, एक तरह से आप ये समझिएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रथम पद, यानी जब 2 पद हैं तो एक पहला पद एक दूसरा पद। तो पहले पद की प्रधानता है और पहले पद की प्रधानता है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें प्रथम पद जो है कोई अव्यय या उपसर्ग होगा। अब हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो उपसर्ग जो है, संस्कृत के उपसर्ग भी हिंदी में उपयोग में लिए जाते हैं, हिंदी के खुद के उपसर्ग भी होते हैं, और जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्ग होते हैं जिनको विदेशी भाषाओं के उपसर्ग बोलते हैं वो भी होते हैं। तो ऐसे 3 तरह के उपसर्ग हो गए। तो आपका काम यह है, सबसे पहला ये देखना कि उपसर्ग, यानी आपको उपसर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये तो आप जानते ही हैं कि शब्दों से पूर्व जुड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उपसर्ग कहते हैं। तो आप यहाँ उपसर्गों को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द से पहले यथा दिखाई दे जाए तो यथा का अर्थ क्या होता है? के अनुसार। क्या होता है? के अनुसार होता है। ठीक, तो यथा आपको शब्द के शुरुआत में दिखाई देगा। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति है, तो यहाँ पहला पद क्या दिखाई दे रहा है? यथा, ये एक अव्यय है। यथा क्या है? एक अव्यय है। यथाशक्ति, यथा विधि, ठीक है, यथा स्थिति। तो आप लोग इसे जब करेंगे तो इसका विग्रह जब करेंगे तो क्या करेंगे? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जैसे अपन कह रहे हैं यथा गति, तो क्या करेंगे? गति के अनुसार। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, जब भी किसी शब्द से पहले यथा दिखाई दे जाए तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए ये तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। फिर आप लोग विग्रह करेंगे कि जो भी आपको यथा शब्द है तो पीछे क्या जोड़ना है? के अनुसार देखना है। जैसे अपन कह रहे हैं कि यथा क्रम, तो यथा क्रम मतलब, यथा मतलब जैसा, क्रम हो, यथाक्रम। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा अवसर, जैसा अवसर हो, ठीक है। यथा बल, जितना बल हो। यथा सामर्थ्य, जितना सामर्थ्य हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को बड़े आसानी से इसका उदाहरण करते जाएंगे। यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा विधि, यहाँ नोट कर देते हैं, यथा विधि, तो क्या करेंगे यहाँ पर? विधि के अनुसार, तो ये क्या बन जाएगा? यथा विधि बन जाएगा। ठीक, यहाँ कह रहे हैं यथा स्थिति, यथा स्थिति, तो यथा यानी जैसी स्थिति हो, यथा स्थिति, जैसी स्थिति हो, यथा स्थिति हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से जुड़ते हुए जो उदाहरण है और देखिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे प्रति है, कौन सा है ये प्रति उपसर्ग है। अगर प्रति के बाद में जो शब्द मिलेगा उसको आप लोग लिखेंगे 2 बार। प्रति के बाद वाले
शब्द को 2 बार लिखकर विग्रह करते हैं या प्रति के बाद वाले शब्द से पूर्व हर शब्द लिखकर समास का विग्रह करेंगे। ठीक, प्रति के बाद वाले शब्द को 2 बार लिखकर विग्रह करते हैं या प्रति के बाद वाले शब्द से पूर्व हर शब्द लिख करके और समास का विग्रह करेंगे। जैसे मैं आपसे लिख रहा हूं प्रतिदिन, तो या तो इसका विग्रह कर देंगे दिन, या फिर इसका विग्रह करेंगे हर दिन। जैसे प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष का क्या करेंगे वर्ष, या फिर क्या करेंगे हर वर्ष। प्रति पल, तो क्या करेंगे पल, या फिर हर पल। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि जैसे अपन कहते हैं प्रतिध्वनि, तो ध्वनि की ध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि। इस तरह से अगर शब्द आते हैं जैसे प्रतिध्वनि, तो क्या करेंगे ध्वनि की ध्वनि, प्रतिध्वनि। अगर आपसे कह रहे हैं प्रत्युत्तर, तो क्या करेंगे उत्तर का उत्तर, प्रत्युत्तर। ठीक है, अगर कह रहे हैं प्रतिकार, कार मतलब विरोध करना, तो प्रतिकार यानी विरोध करने वाला हो गया। ठीक, अगर अपन कह रहे हैं प्रतिबिंब, तो बिंब का बिंब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे बोल रहे हैं प्रतिबिंब, तो क्या बना देंगे बिंब का बिंब। क्लियर? तो यहाँ इस तरह से ये समास है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और अच्छे से सीखने की कोशिश करें। अव्ययी भाव समास सरलता से आप लोग इसे सीख सकते हैं। देखिए बच्चों, अब है यहाँ पर जैसे नी, निर, बे, अन, ना। नी, निर, बे, अन, ना उपसर्ग आ जाएं तो इनका अर्थ होता है बिना, या फिर क्या होता है रहित। अगर इनमें से कोई उपसर्ग लगा हुआ पद मिल जाए आपको, जैसे मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ निडर, तो बिना डर के, या फिर क्या हो जाएगा डर रहित। अगर आपसे कह रहे हैं निधड़क, बिना धड़क, धड़क का मतलब होता है भय, बिना धड़क। अगर आपसे कह रहे हैं निर्जन, बिना जन, यानी लोग, तो इसको यूं भी कह सकते हैं जन रहित। ठीक, अगर आपसे कह रहे हैं निर्बल, बिना बल, निरर्थक, बिना अर्थ के या अर्थ रहित। आपसे कह रहे हैं बेवजह, बिना वजह, बेफायदा, बिना फायदा, बिना फायदे के। ठीक है, अनजान, तो बिना जानकारी,
ठीक, ना समझ, बिना समझ, या जिसे समझ नहीं है। तो इस तरह से ये शब्द भी आप इस तरह से बनाते रहें। फिर आता है जैसे ये दर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है में। जैसे अपन बना रहे हैं दर हकीकत, तो इसको क्या करेंगे, हकीकत में। अगर इसी को बनाएं दर असल, तो दर असल मतलब असल में, तो ये दर आ जाएगा। इसी तरह से उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, साथ या फिर सहित, साथ या सहित। तो यहाँ पर देखिए जैसे बोल रहे हैं से पत्नी, तो पत्नी सहित, से मित्र, तो मित्र सहित, से परिवार, तो परिवार, से परिवार मतलब परिवार सहित। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को करते रहेंगे, से यानी साथ या सहित, से पत्नी, से मित्र, से परिवार। ठीक, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो अव्ययी भाव समास है, इस तरह से आप लोग अच्छे से सीख जाएं। ये जितने भी पद आ रहे हैं, उपसर्ग आ रहे हैं, और ये आपको शुरुआत में दिखाई दे रही है। पहला पद जो है वो कोई अव्यय होगा या कोई उपसर्ग होता है। ठीक, अब एक जो अंतिम बात लिख रखी है मैंने, शब्द की आवृत्ति होती है, तो उसके उदाहरण भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसे आप कैसे सीखेंगे। तो देखिए, शब्द की आवृत्ति होने का मतलब है, इसको हम नाम धातु संज्ञा भी कहते हैं। या तो विशेषण विशेषण शब्द हो या फिर संज्ञा संज्ञा शब्द हो। ठीक है, तो इस तरह से वो रिपीटेशन आपको दिखाई देंगी। दो विशेषण शब्द भी हो सकते हैं। जैसे विशेषण शब्दों की आवृत्ति हो रही है, जैसे अपन कह रहे हैं लाल लाल, तो लाल शब्द विशेषण है। तो लाल लाल मतलब अत्यंत लाल। ठीक, इसी को अपन यूं कहें हरा हरा, तो क्या करेंगे, अत्यंत हरा। अगर यूं कह रहे हैं देखो गोरा गोरा, तो क्या लिखेंगे, अत्यंत गोरा। इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए हम संज्ञा शब्दों की बात करें, जैसे कह रहे हैं साफ साफ, तो क्या लिखेंगे, साफ ही साफ, अर्थात बिल्कुल साफ। ठीक, इधर कर रहे हैं जैसे रातों रात, तो रात ही रात में। अगर इसको लिख रहे हैं हाथों हाथ, तो क्या करेंगे, हाथ ही हाथ में। दिनों दिन, दिन ही दिन में, दिनों दिन। तो इस तरीके से ये शब्द की क्या हो रही है, आपके सामने आवृत्ति हो रही है। और जब शब्द की आवृत्ति होती है तो भी वहाँ अव्ययी भाव समास माना जाता है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि ये जो अव्ययी भाव समास है, इसमें प्रथम पद की प्रधानता हो रही है, और प्रथम पद कोई अव्यय या उपसर्ग होता है, और शब्द की जब आवृत्ति हो रही है तो भी कौन सा समास माना जाएगा, अव्ययी भाव समास माना जाएगा। आपका काम यह है कि जैसे आप एक माइंड में चीज़ क्लियर कर लें कि अव्ययी भाव समास वहाँ होता है जहाँ पहला पद कोई ना कोई अव्यय या उपसर्ग होता है, और उसका जो समस्त पद है वो भी एक अव्यय बन करके और एक अव्यय की तरह ही प्रयोग में लिया जाता है, प्रयुक्त होता है। तो वह कौन सा समास हो गया, आपका अव्ययी भाव समास हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी कि सबसे पहले समास शब्द की उत्पत्ति पढ़ी, फिर हम लोगों ने समास की परिभाषा, समास के कितने तरह से कार्य किया जाता है, समास कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। समास
शब्द का अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना या संक्षेपण करना। समास में कितने तरह से कार्य होता है? 2 तरह से कार्य होता है, यानी एक समस्त पद होता है और एक विग्रहित पद होता है। ठीक। और अगर हम बात करें आगे कि समास की परिभाषा अगर पूछ ले तो क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। इस तरह से आप लोग ये समास अच्छे से समझ जाइए। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो समास है जिसका नाम है तत्पुरुष समास, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।